जी स्टूडेंट्स, तो माजरत थोड़ा सा दोबारा डिस्कनेक्टिविटी का इशू आ गया। लाइट प्रॉब्लम आपको पता है कि पाकिस्तान में चलता रहता है, तो ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। जी, तो मैंने अब दोबारा हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर दिया। कोई मसला नहीं सर। मसला तो है, अब दोबारा वो दरमियान में इंटरप्ट जो आती है तो मसला तो है। चलिए दोबारा बढ़िया, से। पाकिस्तान चलता रहेगा। हाँ जी, वो एकदम लाइट गई और दोबारा आ गई। मैंने कहा ये बस वो गई भी तो 1 मिनट भी नहीं पूरा गई। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है कि इंफॉर्मेशन जो है दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर कर रहे हैं वो एक्सेस होनी चाहिए बाय यूजिंग द नेम, और कोई भी आपका एट्रीब्यूट नेम है या टेबल नेम है या प्राइमरी की से हम डेटा को एक्सेस कर सकें। दैन थर्ड रूल है कि हम नल वैल्यूज जो हैं उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रिकग्नाइज करना चाहिए। DBMS must support null values to represent। ये मैं कुछ ऐड कर लूँ बच्चे। ठीक है, तो नल वैल्यूज हमारे पास क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं होती हैं, द नल वैल्यू मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप। इट मींस दैट नल वैल्यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ आर सेम। नल क्योंकि ब्लैंक को कहते हैं, तो दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डेटा टाइप। null values must be distinct from zero or spaces। तो दैट इज द थिंग कि हम कोई भी DBMS सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं उसको स्पेसिफाई करना चाहिए कि नल वैल्यूज हमारे जीरो से या स्पेसेस से डिफरेंट है। देन फोर्थ हमारे पास EF कोड रूल है, एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। अब क्योंकि हम डेटाबेस जो यूज कर रहे हैं बैकएंड के ऊपर बहुत सा डेटा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कैटलॉग। कैटलॉग हम किसको कहते हैं? कैटलॉग एक फहरिस्त का नाम है। जैसे हमारे पास बहुत सी बुक्स की कैटलॉग है, लाइब्रेरी में हमारे पास होती है, या हमारे पास एक कलेक्शन का नाम है कैटलॉग। तो डेटाबेस भी हमारी बैकएंड के ऊपर एक कलेक्शन है दैट इज ऑलवेज एक्टिव एंड ऑनलाइन। क्योंकि हम डेटा को ऑल द टाइम एक्सेस कर रहे हैं, तो DBMS को सपोर्ट करना चाहिए ऑल द डेटा दैट इज अवेलेबल एट द backend। The system catalog is a collection of relations that the DBMS maintain for its own use. These relations hold the description of the structure of the database. The relations are created, owned and maintained by DBMS। तो definitely backend के ऊपर ये database maintain कैसे की जा रही है कि relations को create किया जा रहा है, maintain किया जा रहा है, modify किया जा रहा है। The user can access them in the same manner as ordinary relation depending on the privileges of user। तो हम जो सर अलाउ कुछ कर जी सर अलाउ कर अलाउ दे कर सर एक। अलाउ मैंने कर दिया। ठीक है, एक ये आतिफ मुर्तजा। जी सर। ठीक है, तो डेटाबेस जो है दैट मस्ट बी अवेलेबल, क्योंकि हम कैटलॉग कोई भी जो बनाते हैं दैट इज अवेलेबल टू द यूज़र ऑल द टाइम। तो किसी भी यूज़र को जो परमिशन आपने ग्रांट की हुई है तो उसको वो बैकएंड के ऊपर कैटलॉग जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। ये हमारा फोर्थ रूल कहता है। देन रूल फिफ्थ है कंप्रीहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। तो कोई भी DBMS हम जो यूज़ करेंगे इफ़ दैट सपोर्ट्स सब लैंग्वेज। सब लैंग्वेज क्या होती है? डेटा सब लैंग्वेज कि कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अदर देन डेटाबेस एक्टिविटी को सब लैंग्वेज को सपोर्ट करे। सब लैंग्वेज जैसे हमारी SQL है, हम जो DBMS एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं दैट सपोर्ट SQL। SQL इज़ अ डेटा सब लैंग्वेज। तो उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सब लैंग्वेज की सपोर्ट जो है वो करना चाहिए। This rule states that system must support at least all of the following function: data definition, view definition, data manipulation operations, security, integrity and transaction management operation। तो these are the data sub language rule। हम SQL की मदद से ये तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो DBMS एनवायरनमेंट हमें इन तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की फैसिलिटी देता है। देन सिक्स्थ रूल है व्यू अपडेटिंग रूल। अब ये कहता है कि एनी थ्रेटिकल अपडेटेबल व्यू
लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है all views that are theoretically updatable must be updatable by the system. अब व्यूज हम किसको कह रहे हैं कि हमारा जो एक स्पेसिफिक पोर्शन, हमारा जो एक एरिया जिसको हम देख रहे हैं एज अ स्टूडेंट पोर्टल या एज अ फैकल्टी पोर्टल, अगर तो वो व्यू अपडेटेबल है, उसको अपडेट होना चाहिए और वो होता भी है। लाइक मैं आज अगर आपकी अटेंडेंस को अपलोड करता हूँ, आपकी अटेंडेंस अपडेट करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अपडेट होकर मिलेगी। अगर आपके मार्क्स अपलोड किए जाते हैं तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे। दैट इज द थिंग कि आपको वो व्यू जो हम अपडेट करते हैं वो अपडेट होकर मिलना चाहिए। तो ये हमें अवेलेबल है फीचर। Then high level insert, update and delete. We can simply update the data, insert the data, delete the data. The rows should be treated as sets during insert, update and delete. हम अगर कुछ डेटा को डिलीट करते हैं तो वो सेट्स की फॉर्म में हम कहते हैं कि डिलीट द डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू फैसलाबाद। तो दैट मीन्स कि फैसलाबाद में जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनका एक सेट बन जाएगा और वो पूरे का पूरा सेट जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं, वो तमाम डेटा अपडेट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ये फैसिलिटी भी हमें डीबीएमएस प्रोवाइड करता है कि एट द सेम टाइम वो तमाम चीज़ों को एज अ सेट अपडेट कर देता है। ठीक है, तो ये कहता है द ऑपरेशन दैट मॉडिफाई द डेटाबेस शुड डील विद सेट्स। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है, नॉट ओनली विद अ सिंगल रो। अगर हम किसी एक चीज़ को अपडेट करते हैं पूरे के पूरे सेट्स, लाइक फैसलाबाद के तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर वो चीज़ एप्लीकेबल होगी, ना कि वो एक दो के ऊपर सिर्फ अप्लाई हो। तो अगर आप किसी चीज़ को अपडेट करते हैं, किसी रूल को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी डेटा को, या आप देखते हैं कि आपके पोर्टल के अंदर अगर कोई चेंज आता है तो वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए आता है, सबके लिए सेम है। दैट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक यूजर्स। देन फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम फिजिकल लेवल के ऊपर चेंज करते हैं डेटा की स्टोरेज मैकेनिज्म या एक्सेस मेथड के ऊपर, दैट डजंट इफेक्ट अपर लेयर। इसी तरह लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है कि हम डेटा के लॉजिकल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, दैट डजंट इफेक्ट द अदर मॉड्यूल्स एज वेल। Then integrity independent rule. Integrity constraints must be specified independent of application program. हम कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करें, रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। लाइक आप वेब पे यूज़ करो, मोबाइल पे करो, या इंडिपेंडेंट सिस्टम के ऊपर डेटाबेस चल रही है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, डेटाबेस को इंटेग्रिटी रूल्स जो हैं वो इन्फोर्स करने चाहिए। देन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल है, ये हमारा 11th रूल कहता है कि हमारा डेटा जो है वो हम कोई भी जो स्टोर करवा रहे हैं, इट कैन बी शेयर्ड, distributed. Existing applications should operate successfully when the data is distributed. The physical location of data control and the application may be different, but the distribution should not affect the function of the application. तो डेटा हमारा कहीं पे भी पड़ा हुआ है, आप उसको बैठे एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को शेयर किया जा सकता है। तो फिजिकल लोकेशन डजंट मैटर, डेटा को शेयर होना चाहिए किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। आप देखते हैं डेटा एक जगह के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको बहुत सी एप्लीकेशन एट द सेम टाइम यूज़ कर सकती हैं। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, कि डेटा की आप डिस्ट्रीब्यूशन करें तो डेटा इजीली आपका किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाए। दिस इज 11th रूल। और लास्ट रूल है नॉन सबवर्जन रूल, 12th रूल है। इसका सिंपल एक लाइन में यहाँ पे ही आंसर शुरू में लिखा हुआ है, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन है। डेटा सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी कैन नॉट बी बाईपास्ड। आप डेटा की इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी को, सिक्योरिटी को बाईपास नहीं कर सकते हो। आपको जो डेटा जैसे शो करवाया जा रहा है वैसे ही मिलेगा। आप डेटा को पासवर्ड के साथ एक्सेस कर सकते हो, आपके पास ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। तो दैट इज द थिंग कि डेटा जो है इट कैन नॉट बाईपास द सिक्योरिटी। तो ये हमारे पास 12 रूल्स हैं। हम DBMS एनवायरनमेंट कोई भी यूज़ करते हैं that satisfy these all rules, और हमारा वो फिर DBMS environment that becomes a relational database management system. So these were the 12 rules.
देन रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी के कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। रिलेशनल किसको कह रहे हैं हम? टैबुलर फॉर्म के अंदर हमारे पास जो टेबल्स आपस में लिंक्ड है और एक डेटाबेस बन रहा है, तो डेटाबेस जो रिलेशनल डेटाबेस है उसकी इंटेग्रिटी को इंश्योर करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। डेटा इंटेग्रिटी फॉल्स इनटू फॉलोइंग कैटेगरी: एंटिटी इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। एंटिटी किसको कहते हैं? हमने डिस्कस किया था, किसी भी टेबल को जिसको आप एक लाइक रिलेशन की फॉर्म में शो कर रहे हो। एंटिटी इंटेग्रिटी हम कैसे इन्फोर्स करेंगे कि उस टेबल के अंदर हम डेटा डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उनकी टाइप्स क्या होगी, उनका साइज लेंथ क्या होगा। फिर हम अपने टेबल के अंदर कोई भी प्राइमरी की लगा देंगे तो दैट विल बिकम सिक्योर। तो मींस कि हम वो एंटिटी के ऊपर इंटेग्रिटी लगा रहे हैं। एंटिटी किस चीज़ का नाम है? टेबल का नाम, रिलेशन का नाम। और उसको इंटेग्रिटी इन्फोर्स करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अडॉप्ट जो कर रहे हैं, दोज आर लाइक एंटिटी इंटेग्रिटी। तो हम प्राइमरी की अगर लगा देते हैं तो उससे हमारी रो की इंटेग्रिटी लग जाएगी। इफ प्राइमरी की इज अलाउड टू हैव नल वैल्यू, it is not possible to uniquely identify the tuple. Each integrity means that it should be easily identified, identify each entity in the database. An entity is anything like object, subject और even ये पुरानी बातें सब। तो हम entity की integrity enforce करते हैं by using primary key और other constraints. Then domain हम कहते हैं एक कॉलम के अंदर कोई भी पॉसिबल वैल्यूज जो हम पुट कर सकते हैं। तो हम डोमेन खुद से बता सकते हैं कि अगर हम किसी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर रहे हैं दैट शुड बी फ्रॉम 0 to 100। तो अदर देन दोज अगर कोई हम वैल्यू पुट करते हैं तो आपको डेफिनेटली एरर मिलता है। देन अगर यहाँ पे इसने एक और लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी डेटा की इंटेग्रिटी को डेटा टाइप को आपने न्यूमेरिक डिक्लेयर किया है, अगर न्यूमेरिक की जगह आप TWO लिखते हैं तो वो अलाउ नहीं होगा, आपको वो डिजिट में 2 लिखना पड़ेगा। तो दैट इज द डोमेन इंटेग्रिटी। The data type of a column enforce domain integrity. For example, if the data type of experience column is numeric, it cannot store a value like TW or 2. That is the thing कि आप कॉलम्स के ऊपर भी इंटेग्रिटी को एनफोर्स कर सकते हो। इसी तरह थर्ड पॉइंट है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंस से ये वर्ड निकला है, रेफरेंशियल दो टेबल्स की आपस में इंटेग्रिटी। ये जो मैं आपको ऊपर डिस्कस करके आया हूँ कि दो टेबल्स को आपने आपस में मिला दिया है। चाइल्ड टेबल के अंदर एक एंट्री तभी एग्जिस्ट कर सकती है इफ दैट एंट्री एग्जिस्ट इन द पेरेंट टेबल, दैट इज द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। तो ये ऊपर एग्जांपल गुजर चुकी है, नीचे अगेन वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को इसने सेपरेट से एक्सप्लेन किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 40, 89 और 91 है और यहाँ पे भी 40, 89 और 91 है। मीन्स these value child table के अंदर values can only exist if there is entry in the parent table या master table। आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड क्लास, और यहाँ पे उसके मार्क्स हैं। एक स्टूडेंट के बहुत से मार्क्स हो सकते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे एक और चीज़ देखी होगी, यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो दैट इज वन टू मैनी। अ स्टूडेंट हैज, ये किसका शोर आ रहा है? ठीक है, तो आप देखें कि रजिस्ट्रेशन नंबर 40 के ऊप के मार्क्स भी हैं, DBMS के हैं, HTML के हैं। इसी तरह हर स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो दिस इज फॉरेन की। एट द सेम टाइम ये आपकी की जो है फॉरेन की कहलाएगी, क्योंकि चाइल्ड टेबल के अंदर आपकी सेम एंट्री है कॉलम की रजिस्ट्रेशन नंबर की। तो दिस इज वन टू मैनी, अ स्टूडेंट मे हैव मैनी सब्जेक्ट्स। तो तीनों सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मार्क्स भी हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि दोनों साइड पे ये आपकी
सेम एंट्री है, लेकिन इस टेबल के अंदर इसने दोनों को मिला के प्राइमरी की बनाई है, दैट इज कैंडिडेट की जो हम ऊपर पढ़ के आए, सॉरी कंपोजिट की, दो एट्रीब्यूट्स को मिला के जो एक की बनाई गई है वो कंपोजिट की है। तो अब इसका एक यहाँ पे इस्तेमाल है जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये और ये मिला के उसने क्यों शो किया है, ताकि ऊप के सब्जेक्ट दोबारा एंटर ना हो। अब यहाँ पे इसने प्राइमरी की इसको क्यों नहीं रखा, क्योंकि एक से ज़्यादा आपने सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं, एक रोल नंबर के एक से ज़्यादा आपने एंटर करने हैं, तो यहाँ पे आपने इसको प्राइमरी की रजिस्ट्रेशन नंबर को नहीं लिखा। अगर आप इसको प्राइमरी की रख देते तो आप एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर सकते थे। तो हुआ यहाँ पे क्या है कि आपने इसको प्राइमरी की नहीं रखा ताकि ये रिपीट हो सके। अब देखिए 140 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, लेकिन ऊप के सब्जेक्ट तो आपने एक दफ़ा ही एंटर करने हैं ना। अब ये ना हो कि आप ऊप का यहाँ पे भी नंबर एंटर कर दो, फिर आप यहाँ पे ऊप के सब्जेक्ट इसी रोल नंबर के एंटर कर दो। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया है, आपने इन दोनों कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बना दी है, ताकि 40 रोल नंबर ऊप, 40 रोल नंबर डीबीएमएस, 40 रोल नंबर एचटीएमएल, जैसे ही 40 और ऊप को आप दोबारा एंटर करोगे तो आपको एरर मिलेगा कि आप ये रिपीट नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाई यहाँ पे उसने ये काम किया। तो दिस इज नोन एज द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। देन डेटाबेस की ये दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डेटा को जहाँ पे आप डिफाइन करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स यूज़ करते हो, दैट इज़ डेटा डेफिनेशन। डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो यहाँ पे लिखे भी होंगे कि आपने डेटा को क्रिएट करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो डेटा डेफिनेशन डिफाइन से वर्ड निकला हुआ है। और डेटा मैनिपुलेशन के अंदर इंसर्ट करना किसी रो में, डेटा मॉडिफाई करना, रिट्रीव करना, डिलीशन। तो ये डेटा डेफिनेशन और डेटा मैनिपुलेशन की लैंग्वेज हमारे एसक्यूएल का पार्ट है। एसक्यूएल का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी कमांड्स हैं डेटा डेफिनेशन की। उसमें मैं आपको सिंपल लिख के दिखा देता हूँ, या एग्जांपल आपको देख सकता हूँ कि आपने वो क्रिएट टेबल की एक लिखनी है एग्जांपल, क्रिएट डेटाबेस, उसका नेम स्पेस देंगे, फिर डेटाबेस के अंदर आपने क्रिएट टेबल करना है, टेबल के अंदर आपने फील्ड्स की वैल्यू देनी है, उसकी डेटा टाइप्स बताएंगे। तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। डिफरेंट कमांड्स आप एसक्यूएल के अंदर यूज करते हैं डेटा डेफिनेशन के लिए, इसी तरह डिफरेंट कमांड्स आप यूज करोगे मैनिपुलेशन के लिए। तो वो फिर हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है चैप्टर के अंदर, बल्कि 8वां चैप्टर इसका एसक्यूएल का है इस बुक का, तो हम उसको नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक के बाद इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो वो सारी कमांड्स भी हम देखेंगे कौन कौन सी डीएमएल में आती हैं और कौन सी डीडीएल में आती हैं। तो ये दो तरह की डेटा सब लैंग्वेजेस हैं जो हमारा आरडीबीएमएस सपोर्ट करता है। ठीक है, देन रिलेशनल अलजेब्रा। टेबल्स के ऊपर आपको पता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस यूज़ करते हो। हमने जब एट्रीब्यूट्स भी पढ़े थे तो वहाँ पे भी आपने देखा था कि आपका कोई डिराइव्ड एट्रीब्यूट था या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था। तो सम टाइम आप रिलेशनशिप बाइनरी दो टेबल्स का आपस में इंटरेक्शन करवाते हैं, या सम टाइम आपको यूनरी टाइप ऑफ ऑपरेशन करवाना पड़ता है, या फिर सम टाइम आपको टर्नरी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो रिलेशनल अलजेब्रा हमारे पास ऑपरेशंस हैं जो हम टेबल के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज, अलजेब्रा यहाँ पे मैथ्स की टर्म में यूज हो रहा है कि आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं या आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन की फॉर्म। तो दो तरह की हमारे पास कैटेगरी हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। वन इज यूनरी ऑपरेशंस। यूनरी क्या होते हैं, जो एक ही टेबल के ऊपर आप एक्शन परफॉर्म करते हो, डेटा आपने एक ही टेबल से रिट्रीव करना है। द ऑपरेशन व्हिच इन्वॉल्व्स ओनली वन रिलेशन आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेशंस। द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर यूनरी ऑपरेशन। ये एक सिलेक्शन है और प्रोजेक्शन है। ये यूनरी क्या होता है,
एक ही टेबल हमने ऊपर पढ़ा भी था लास्ट चैप्टर के अंदर, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी रिलेशनशिप्स का। तो ये हम यूनरी ऑपरेशन में सिलेक्शन और प्रोजेक्शन यूज करते हैं। देन बाइनरी, जिसमें दो या दो से ज्यादा टेबल्स को आप यूज करते हैं। द ऑपरेशन इन्वॉल्व पेयर ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड बाइनरी। और बाइनरी के ऊपर जो है दो रिलेशन एज इनपुट एंड प्रोड्यूस न्यू, दो टेबल्स के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके एक नया प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं बाइनरी में, उनमें यूनियन है, सेट डिफरेंस है, या कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये ऑपरेशन जो है बाइनरी के ऊपर परफॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास व्हाट इज यूनियन ऑपरेशन। एक ही टेबल के ऊपर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे इसने ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर चीज़ों को लिखा हुआ है। द सिलेक्शन ऑपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन। द सिलेक्शन ऑपरेटर इज सिग्मा। इट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर इन अ रिलेशन। इट रिटर्न्स ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ टपल्स। इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, तो कि क्यूरी की मदद से हम कैसे इसको रन करेंगे। मैं आपको एक क्यूरी लिख के देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको एक नोटपैड की फाइल शेयर करवा दी है, और इसमें मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करके और एक आपको क्यूरी लिख के देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट एसटीडी नेम या एसटीडी एज, देन हम लिख लेते हैं एसटीडी मार्क्स और एसटीडी ग्रेड। ये मैंने सेलेक्ट किए हैं। लाइक मेरे पास एक चलिए मैं नेक्स्ट पूरी कर लेता हूँ इसको। फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स का टेबल है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, और एक कंडीशन वेयर एसटीडी मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, ये मैंने क्यूरी लिखी है। अब स्टूडेंट्स का हमारे पास एक टेबल, अब आपको पता है कि स्टूडेंट के टेबल के अंदर बहुत से कॉलम हो सकते हैं। स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, दिस एंड दैट एवरीथिंग जो हम टेबल में लिख सकते हैं। लेकिन मुझे अभी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं क्या कहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट का सिर्फ नेम चाहिए, उसकी एज, मार्क्स और ग्रेड, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के जिनका मार्क्स 60 से अबव हैं या इक्वल हैं। तो ये जस्ट मुझे वो टेबल शो करेगा। तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑपरेशन। सिलेक्शन में हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं फ्रॉम द सिंगल टेबल। तो ये हम दोबारा इसके ऊपर वापस आ गए। दिस इज सिलेक्शन ऑपरेशन। तो सिलेक्शन ऑपरेशन जस्ट उसने यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, इट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर, इट रिटर्न्स ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ टपल्स। अब वो स्टूडेंट्स में क्योंकि बहुत से हमारे पास रिकॉर्ड्स हो सकते हैं हज़ारों स्टूडेंट के, लेकिन सिर्फ रिजल्ट में वो टेबल मिलेगा, लिमिटेड टपल मिलेंगी जिनके मार्क्स 60 या उससे ज़्यादा हैं। The resulting relation has the same degree as the original relation. However, the resulting relation may have fewer tuples than the original. ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा। ये इसका सी कंडीशन कह रहा है, और जो रिटर्न करेगा those tuples in R that satisfy condition C। ये सिंपल हमारे पास उसकी डेफिनेशन टाइप इसने सिलेक्शन ऑपरेशन को लिखा हुआ है। देन कंपैरिजन ऑपरेटर हम कौन से यूज कर सकते हैं, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट। और लॉजिकल ऑपरेटर जो हम यूज कर सकते हैं ये इंटरसेक्शन का है, यूनियन है, और ये कोई और ऑपरेशन इसको क्या कहते हैं, नॉट का ऑपरेशन है मेरा ख्याल है। देन हमारे पास यूज ट्रूथ टेबल। तो ये जस्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, मैंने इसकी आपको क्यूरी से एग्जांपल दे दी। एक सिलेक्शन ऑपरेशन, एक ही टेबल के ऊपर कोई कंडीशन लगा के आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये उसने डिफरेंट एग्जांपल दी हैं, ज़ूम दिस इज एम्प्लॉय टेबल, और यहाँ पे मेन टेबल से नीचे जिसने कंडीशन अप्लाई की है कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू CS, तो सिर्फ आपको CS डिपार्टमेंट के लोगों की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह अगेन आपका ये भी कोई टेबल है, उसने सिर्फ असिस्टेंट के रैंक पे जो लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन को शो किया है। ये भी हम देख सकते हैं, पूरा ऊपर आपको टेबल गिवन है। इस तरह इसने ये कोई और एग्जांपल दी है।
रैंक इज इक्वल टू लेक्चरर, ये कुछ एग्जांपल है। यहाँ पे और का साइन है, ये और, नॉट इक्वल टू लेक्चरर और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सी। ये नॉट यहाँ पे आ गया है तो रिवर्स हो गया, ना तो यहाँ पे लेक्चरर है और ना वो लोग सी एस से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये भी आपके पास एक टाइप ऑफ क्यूरी है और जो हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये जस्ट यहाँ हमें सिलेक्शन का उसने यूज़ बताया। तो देन हमारे पास प्रोजेक्शन है, ये भी आप देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये कुछ चीज़ें अब आप लोग खुद देखेंगे कि प्रोजेक्शन का ऑपरेशन क्या करता है। Projection is also a unary operator. The projection operation is by it limits the attribute returned from the original relation. The resulting relation has the same number of tuples as the original relation. The degree of relating relation may be equal to or less than the original relation. इसकी मैं just आपको example दिखा देता हूँ। Display only the names and departments of the employee. तो हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स या एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपने सिर्फ उनके डिपार्टमेंट्स के नेम देखने, तो हमें ये सिर्फ डिपार्टमेंट्स के नेम दिखाएगा। ऊपर मैं दोबारा अगर आपको ये दिखाऊं, ये तो सिर्फ आपने कोई भी एक स्पेसिफिक कॉलम्स को देखना है। अभी हमने कंडीशन कोई नहीं लगाई है, जस्ट आपने नेम और डिपार्टमेंट को देखना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे इसको प्रोजेक्शन का एक फार्मूला लगाया कि डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो ये जस्ट हमें नेम और डिपार्टमेंट तमाम लोगों के शो हो गए, तो ये आसान है, सिंपल। तो बाकी अब आपने नीचे जो है वो सेट ऑपरेशन है, यूनियन आपको पता है क्या होता है, इसी तरह आपने वो डिफरेंस का आपको पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता है, इंटरेक्शन दो चीज़ों के कम्बिनेशन को। अब ये बाइनरी में काम हो रहे हैं, दो चीज़ों को मिला के, कार्टेशियन या सिंपल प्रोडक्ट है। तो ये बेसिक हमारे पास डेफिनेशन है, आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लें तो ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जॉइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है। जॉइंस का मेरा ख्याल है मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था, तो आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। मेरा ख्याल है जॉइंस का क्वेश्चन आपने असाइनमेंट में अटेम्प्ट किया था। जी सर किया था। हाँ जी, किसको आता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूछा है, किसको आता है? असाइनमेंट में सबने अटेम्प्ट किया है, लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है किसी को भी नहीं आता है। तो जॉइंस का टॉपिक ये आपने भी खुद प्रिपेयर करना है। मैंने बस टाइम ये मेरा ख़त्म हो रहा है, थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो मैं ये टॉपिक आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको आपने जॉइंस को, उसकी टाइप्स को आपने खुद से कवर करना है। और जॉइंस के बाद इंशाल्लाह हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, एनॉमलीज, और उसके बाद दिस इज़ नॉर्मलाइजेशन। तो हम नॉर्मलाइजेशन को नेक्स्ट हमारी जो इंशाल्लाह क्लास होगी, वी विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन अगेन हमारा एक लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर हमारे 2 या 3 सेशंस लग सकते हैं, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ऊपर वाला जो मैंने आपको टॉपिक जॉइंस का बोला है, जॉइंस का टॉपिक आप खुद से प्रिपेयर करोगे। व्हाट इज़ जॉइंस? सिंपल मैं बता देता हूँ कि 2 टेबल्स को आपस में जब आप मिक्स करके कोई भी रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हो, दैट इज़ जॉइन। तो जॉइन की टाइप्स जो हैं ये आपने खुद से देख लेनी है, थोड़ा थोड़ा इसको एग्जाम्पल के साथ आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। आसान है, तो कोशिश करें कि आपने इसको कवर अप कर लेना है। टॉपिक जो ये अच्छा टॉपिक है। तो नॉर्मलाइजेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। जॉइंस में आपसे डिस्कस कर लूँगा, आपने इसको पढ़ के आना है। जॉइंस का आपका टेस्ट है, ठीक है जी स्टूडेंट्स? हसनैन, ओके सर, ओके सर।
ज्वाइंस आपने मुझे बताना है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, CR ये जो पुराना नया जो भी अब आप हो, और दूसरा कहाँ पे है? उसामा। तो ये आपने एज अ असाइनमेंट इसको कह लें या आपका क्विज कह लें ओके सर। कि मैं आपसे ये ज्वाइंस के बारे में पूछूंगा, आपने मुझे बताना है, मैंने चुप कर देना, मुझे पता ही नहीं है ज्वाइंस होता क्या है। इरफान बशीर सुन रहा है मेरा ख्याल। यस सर। सर ये यस सर। हाँ जी, अगले तो हफ्ते। अगले हफ्ते, हाँ जी, हमारी जो क्लास फर्स्ट होगी ना, अब तो इस वीक की हमारी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपने ज्वाइंस प्रिपेयर करना है। और इरफान बशीर आपसे भी मैंने ये टॉपिक सुनना है सारा। ठीक है सर। हाँ, ज्वाइंस और उसकी टाइप। हबीबा, यस सर। आपने भी ज्वाइंस का टॉपिक प्रिपेयर करना है और मुझे आपने ये सारा समझाना है, यस सर। ठीक है? तो बाकी बच्चे बोलते नहीं है, इसलिए मैं भी उनसे बोलता नहीं। बोलते हैं बाकी भी। नहीं बोलते, ये सारे पता नहीं कौन लोग हैं, मैं जानते नहीं इनको कौन। सर सर बच्चे पानी भी शर्माते नहीं हैं। चले सर पानी भी शर्माए, नहीं रहा ऐसे तो ना कहें अब। शर्माते हैं तो शर्माते रहे, ये आप शर्मा रहे हैं, पहले तो कभी शर्माए नहीं है। जी सर। चले जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे फिर दोबारा मीटिंग करते हैं, तो होप फॉर द बेस्ट। सर कम पढ़ाया करें। टाइम बड़ा शॉर्ट है और मैंने कोशिश की है कि कम से कम पढ़ के हम चीज़ों को गो थ्रू कर लें, ये आपके काम आएंगी चीज़ें, जी सर। ठीक है? तो मेरी कोशिश है कि हमारी जो आउटलाइन है कम से कम उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमें वो ज़ुबानी कम से कम वो चीज़ों समझ हमें चीज़ों की हो। बेशक हम प्रैक्टिकली चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं चीज़ों को, तो ये समझ जो है वो आ जाना ही काफ़ी है। प्रैक्टिकली भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखा भी रहा हूँ, साथ हम परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में या इस एनवायरनमेंट में जो हमारे साथ चल रहा है, मुश्किल है चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन ये थ्योरेटिकली ही आप क्लियर कर लें सारे काम, तो आपके काफ़ी काम आएंगी चीज़ें। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।